पिछले वीडियो में हम लोगों ने जे एडवांस्ड 2024 का पेपर 2 डिस्कस किया था फिजिक्स का, और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर रखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे इन कंप्लीट डिटेल। जैसे पिछले वीडियो हमारा डिटेल में था, वैसे ये वीडियो भी हमारा डिटेल में रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 का जो सेटअप है ये सिंपल ही सेटअप है। आपने ऐसा प्रॉब्लम पहले भी कर रखा होगा, थोड़ा सा इसमें बस सोचना है ना। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ से एक सिंगली आयनाइज्ड एटम है जो एंटर करता है। और अगर ऑप्शन को आप देखोगे ठीक से तो ये जो वैल्यू है 1 से लेके 196 के बीच में वैरी कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट ये कुछ सर्कुलर रीजन में ऐसे मूव करेगा। ऑफ कोर्स जैसे ही इसमें एंटर करेगा, इस पर जो फोर्स होगा ये नीचे की तरफ काम करेगा। आप देख सकते हो V इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो V क्रॉस B करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आता है। तो ऑफकोर्स ऐसे घूम करके ये इधर वापस आएगा। और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये घूम के आएगा तभी ये डिटेक्टर से यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब इसका जो विड्थ होना चाहिए सफिशिएंट होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये कहीं इधर से ही निकल जाएगा बाहर, राइट। तो अगर ये डिटेक्ट कर रहा है तो इसका विड्थ जो होना चाहिए सफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ से ये वापस आएगा और अगेन इस सरफेस ये नॉर्मल एंटर किया था, नॉर्मल ही ये एग्जिट भी करेगा। तो बेसिकली एक सेमी सर्कुलर पाथ होगा, राइट। अब हम यहाँ पर ये आर हमें पता है, आर जो होता है वो कितना होता है। तो आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो क्या है ना कि यहाँ पर जो डिटेक्टर का 2 रेंज है। एक तो इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है जो x0 डेप्थ पे है यहाँ से, और जो लास्ट वाला पार्ट है ये x1 है, राइट। ये x1 दिया हुआ है, राइट। तो ये 2 रेंज है ये, क्योंकि ये 2 एक्सट्रीम रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों वैल्यू होगा, और कोई इंटरमीडिएट एटॉमिक नंबर होगा उसके लिए x है हमारा, है ना। इन ऑल द केसेस सिंगली आयनाइज ही हम देखना है, वो मे बी 1 हो सकता है जो मास नंबर है, और है ना, या मास नंबर 196 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मास नंबर दिया हुआ है 1 से 196 के बीच में, एंड अकॉर्डिंगली ये रेंज मेरा चेंज होता जाएगा, राइट। तो जो आर होगा यहाँ पर कितना होगा। अच्छा, आप एक्स की वैल्यू अगर हम बोलें तो एक्स की वैल्यू क्या कह सकते हैं इन जनरल, ये 2r कह सकते हैं। आर कितना होता है mv/qb, mv0/qb, राइट। और mv0 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2m × k/qb, और क्योंकि ये k मेरा काइनेटिक एनर्जी है, तो जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगा, तो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है क्वेश्चन में दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 192 वोल्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान ये रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V0 स्पीड है, इसलिए मैंने इसको V0 से डिनोट किया है। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये मेरा Q × V0 के फॉर्म में होगा, राइट। यही जो हमने एक्सेलरेट किया चार्ज को, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इसको मिला हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये कन्वर्जन हमें ऑलरेडी पता भी है, हमने ऑलरेडी बहुत कर रखा है। इसको आप अंदर ले आओ तो ये 8 हो जाएगा mqv0, और नीचे q² b² हो गया, राइट। सो दिस वुड बी 8 mv0/qb² हो गया। ये एक जनरल फॉर्म आ गया, राइट। अब आप m को चेंज करा के, है ना, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। q सारे केस में आप देखोगे ऑप्शन तो क्यू चेंज नहीं हुआ, सिंगली आयनाइज्ड है, लेकिन हाँ जो मेरा एटम है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन आपके पास, पहला जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि x फॉर H+, तो H+ के लिए हम मास लिख लेते हैं। m का जो वैल्यू क्या, जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, राइट, H+ के लिए। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ये वैल्यू रख दें यहाँ पर। सो 8m और ये सॉरी ये QV होगा, V0 नहीं, ये V होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना कि V0 यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये V होगा, राइट। तो यहाँ पर 8mv/qb²। अब ये बस वैल्यू रख देना हमें, राइट। सो इसका वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √m का जो वैल्यू है ये है 5/3। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया हुआ है ना, तो ये 10⁻27, ये मेरा 192 है, डिवाइडेड बाय Q 1.6 × 10⁻19 है, और ये B0 है, राइट। B0 का वैल्यू 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है ना कि जितना भी आपका इंटीजर है उसको इकट्ठा कर लो, जितना पावर वाला जो फैक्टर है उसको इकट्ठा कर लो, राइट। सो इसको हम 40 कर लें, डिवाइड बाय 3 × 1.6, ये 40 डिवाइड बाय 3 × 1.6, 192 को इधर कर लेते हैं, ये 10⁻27 हो गया,
और इसको हम 10-21 कर लेते हैं, ये 10⁻² हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करें, सो ये 1.6 है, तो आप इसको फर्दर इसको 400 कर लो, बाय 48 कर लो यहाँ पर, इंटू 192 और ऊपर ले जाओ 10⁻6 आ जाएगा, राइट। इसको आप रीअरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 इंटू 4 टाइम्स आ जाएगा ये। सो बेसिकली ये आ जाएगा 1600 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 40 इंटू 10⁻3, ये मीटर आ गया। तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 40 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर आ गया, या 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आ गया, राइट। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आ गया इसका। और क्योंकि मल्टी करेक्ट है तो एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। फिर जैसे इसमें AM का वैल्यू 144 किया गया है, तो अब इसको बताना आसान है क्योंकि सिंगली आयनाइज्ड ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम उसको चेंज करें, मतलब AM को चेंज करें, तो बहुत ही आसान है मेरे लिए बताना। तो जो सेकंड केस होगा, जो B है ना, B कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वहाँ पे सिंपली आपको x का वैल्यू रूट अंडर सब कुछ सेम रहेगा 8, और ये क्या हो जाएगा 144 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, राइट। बस ये कर लेना m की जगह, इंटू v, बाकी सब बिल्कुल सेम है, q b0 स्क्वायर, राइट। और इसको बाहर कर लो 144 को, तो 12 टाइम्स 8 mpv बाई q b0 स्क्वायर। ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है हमें, 4 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है हमारा, राइट। अब सी पे आते हैं। सी में है फॉर डिटेक्टिंग आयन विथ 1 AM का जो रेंज है 1 से 196, तो मिनिमम हाइट जो है डिटेक्टर का वो 55 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों रेंज पता है, x0 हमें पता है 4 सेंटीमीटर। अब जो x1 होगा ये 196 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो m है ये न्यूमरेटर में है, तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा x का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो x1 यहाँ पे 196 रखे, तो 196 का अगेन स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, विच इज़ 14। तो 14 इंटू 4 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा x1 माइनस x0 जो होगा कितना होगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और यहाँ जो दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सी मेरा गलत हो गया। अब डी पे आते हैं। डी कह रहा था मिनिमम विड्थ W ऑफ द रीजन, ये W दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है W, है ना, of the region of the magnetic field for detecting ions with AM is equal to 196 is 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 196 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग विड्थ कह रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि अगर ये यहाँ तक पहुँच रहा है, राइट, तो मिनिमम केस में क्या होगा कि ये जस्ट टच करता हुआ यहाँ से निकल जाए, राइट। और अगर ये टच करता हुआ निकलता है यहाँ से, जो सर्कल होगा यहाँ पर, तो ये जो विड्थ होगा बेसिकली इस जो बड़ा जो सर्कल होगा उसका रेडियस होगा, राइट। सो इन दैट केस जो W होगा वो R के इक्वल होगा। R जो मेरा 196 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया था, 196 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया था। तो 196 से कॉरेस्पॉन्डिंग ये 50, x1 का वैल्यू 56 था, और आपको याद है कि ये x मेरा ट्वाइस होता था R का, तो R का वैल्यू क्या इसका आधा हो जाएगा 56 सेंटीमीटर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये भी यहाँ पे 56 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये एरर्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर कि आपने इसको बना लिया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपको, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। कई बार इसको इस टाइप का प्रॉब्लम किया होगा। सो डेफिनेटली ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बना सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, तो डायमेंशन ऑफ ए कोन दिया हुआ है ना, और मैक्सिमम और लीस्ट काउंट दिया हुआ 2 mm दिया हुआ, राइट। जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है 2 mm दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर का वैल्यू जो दिया हुआ है, हाइट, डायमीटर कोन है, कोन का जो बेस का डायमीटर है ना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो हाइट है वो भी 20 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो बताना कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो होगा इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कौन का पता है कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। या आप इसको 1/3 पाई अगर डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो कितना लिखोगे d/2 कर लोगे स्क्वायर h, राइट। सो 1/3 पाई नीचे आपका d स्क्वायर
h/4 आ जाएगा। सो π/12 d²h। हालांकि हमें इस कॉन्स्टेंट से कोई मतलब है नहीं। सो डेल वी जब बाय वी करोगे तो ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल d/d प्लस डेल h/h। ठीक है। सो डेल डी में जो एरर होगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 2 mm है, तो ये 2 mm हो जाएगा। और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ भी ये डेल एच है, इसका भी लिस्ट काउंट सेम होगा, 2 mm होगा। और ये भी 20 सेंटीमीटर है। सो ऊपर में हो गया 6 mm, राइट, डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, या इसको मैं mm में कन्वर्ट करोगे तो 6/200 हो जाएगा ये, राइट। सो परसेंटेज जो एरर होगा डेल v/v जब करोगे तो 6/200 इंटू ये 100 हो जाएगा, विच इज़ 3%, है ना। सो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा जो वो 3 हो जाएगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। सिर्फ डेटा को ऐसा रखा गया है कि देख के आपको मे बी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट है ये बिल्कुल सिंपल। अगर आप अच्छे से इसको डायग्राम बना लोगे तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन क्या है कि प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं, ओरिजिन से थ्रो करते हैं इसको, है ना, जिसको x0 y0 लिखा है, यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये v0 बना रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी v0 है, और ये जो एंगल है ये θ0 है, राइट। उसके बाद इस बॉल को एक इस टू बी हिट बाय अ स्टोन, ये स्टोन इसको हिट करेगा, और जो स्टोन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, स्टोन यहाँ से L डिस्टेंस से थ्रो किया जा रहा है, राइट। और इसको हम लोग जो एंगल जिसे थ्रो कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी में नहीं पता है, इसको लेट से v1 बोलते हैं। और ये एंगल जो दिया हुआ 180 माइनस θ1 यहाँ से दिया हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ दिया हुआ है, राइट। सो ऑफ कोर्स ये θ1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग केस है। एक केस में मतलब θ0 केस 1 अगर हम बोलें, सो इसमें θ0 का जो वैल्यू है 45 डिग्री है ना, और θ1 का वैल्यू भी 45 डिग्री है, राइट। तो ये क्या होगा, स्टोन इसको हिट करेगा, ये कोलाइड करेगा, कहीं एयर में ये कोलाइड करेगा। सो सबसे पहले कंडीशन फॉर कोलिजन क्या बनेगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं, उसी को हम लोग दोनों केस में लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर कोलिजन, ठीक है। सो कंडीशन फॉर कोलिजन में क्या होगा कि ये जो L होगा, इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कितना होगा, v0 cos θ0 प्लस v1 cos θ1 इंटू टाइम हो जाएगा, राइट। और ये टाइम t1 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर ये कोलाइड कर रहा है, कहीं एयर में कोलाइड कर रहा है दोनों, तो दोनों का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा। अब अगर आप रिलेटिव फ्रेम में देखो तो ऑफकोर्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो v0 sin θ0 होगा और v1 sin θ1 होगा, दोनों सेम होना चाहिए। आप ऐसा समझो कि अगर कोलाइड कर रहा है, एक तो कंडीशन ये होगा कि इसको L अप्रोच करना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा L कवर करना पड़ेगा, दोनों कोलाइड कर रहा है। और वर्टिकल में क्या बोलो कि जब कोलाइड करेगा दोनों का हाइट सेम होगा, नहीं y1 = y2 करोगे तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, v0 sin θ0 इंटू t1 माइनस हाफ GT²। देखो ये जो चीज़ होगा हाफ GT का दोनों के लिए सेम ही होगा, राइट। तो यही मैं कह रहा था कि रिलेटिव फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो, है ना, हाफ GT1², तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये T1 कैंसिल आउट। सो बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि v0 sin θ1 मतलब दोनों का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वेलोसिटी का वो सेम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमें v0 दिया हुआ है, sin θ0 दिया पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस के लिए अगर लिखें, सो v0 मेरे को कितना दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है, अच्छा रेशियो पूछा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग v0 ही रहने देते हैं और साइन 45 डिग्री करते हैं। सो v1 ये भी क्या हुआ, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, v1 मेरा v0 के इक्वल आ गया। और यहाँ से t1 निकाले तो t1 कितना होगा, ये रख देते हैं वैल्यू। सो L0 और ये cos 45 है तो v0/√2। यहाँ भी v1 मेरा v0 के ही इक्वल है, और साइन को यहाँ cos θ1 है, ये भी 45 डिग्री है, सो 1/√2। तो बेसिकली ये 2v0/√2 हो तो L/√2 v0 आ जाएगा, राइट। 2v0/√2 तो √2 ये आ जाएगा पहले वाले केस में। केस 2 में क्या है, केस 2 में θ0 मेरा 60 डिग्री है एंड θ1 जो है ये 30 डिग्री है। सो अगेन यहाँ जो कंडीशन बनेगा क्या बनेगा कि v0 sin 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू v1
साइन 30 डिग्री। सो यहाँ से V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये √3/2, ये हाफ, सो ये आ जाएगा √3 V0। तो टाइम यहाँ पे T2 बोला गया, यहाँ जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो T है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L डिवाइडेड बाय, एक बार आप ये वैल्यू रखो V0 cos थीटा नॉट, तो cos थीटा नॉट V0/2 हो जाएगा, राइट। और V1 यहाँ पर जो है √3 V0 है, और यहाँ पे cos थीटा 1 है, तो cos थीटा 30 डिग्री है, तो √3/2, राइट। सो ये वैल्यू आ जाएगा, ये देखो ये 3V0 और प्लस V0 4V0/2 है, तो L/2V0 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया है T1²/T2² का वैल्यू पूछा गया, राइट। सो T1² आप देख सकते हो यहाँ पर L²/2V0² हो जाएगा, और नीचे करोगे तो L²/4V0² हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 2, ठीक है, हो गया। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्रू अ सर्कुलर फेस, तो आप इमीडिएटली इसको बना सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा प्रॉब्लम है ये, है ना। सो इजीली ये अप्रोचेबल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल रीजन है, सिलिंड्रिकल आपका है ना रीजन है, और एक चार्ज को हम यहाँ पे रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। सो आप सोचो कि ऐसा कब हो सकता है, जब ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो, इस एक्सिस का बिल्कुल मिड पॉइंट हो, तभी तो ऐसा होगा। क्योंकि tan थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे, तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो मतलब ये बीचों बीच है, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से पास करेगा उतना ही फ्लक्स इस फेस से भी पास करेगा। अब फाई जो टोटल हम बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा इनक्लोजर है, तो ये Q/ε0 हो जाएगा। अब फाई टोटल का क्या क्या पार्ट है, यहाँ पे 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। आपसे कर्व सरफेस पूछा है तो इसको 2φ फ्लैट प्लस φ कर्व लिख सकते हो, राइट। φ कर्व पूछा गया है Q/ε0। सो जो φ कर्व होगा कितना हो जाएगा Q/ε0 माइनस 2φ फ्लैट। और φ फ्लैट का आपको रिजल्ट ध्यान होगा, किसी भी सर्कुलर फेस से जो फ्लक्स पास करता है वो कितना होता है, वो होता है Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ये जो थीटा आपका ये वाला एंगल जो प्लेन एंगल बन रहा है ये, राइट। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सबको पता होगा, राइट। ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। सो Q/ε0 माइनस 2 और φ फ्लैट Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली Q/ε0 कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे 2 अलग अलग सिचुएशन दिया गया है, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, नहीं। सो जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो फाई कर्व है ना, जब थीटा मेरा 30 डिग्री है, सो कितना होगा Q/ε0 कॉस 30 डिग्री, राइट। और फिर पूछा गया कि अगर 60 डिग्री होगा तो इसको इसने फाई बोला है, ये क्या है फाई। तो जब थीटा 60 होगा, सो लेट्स से हम उसको फाई डैश बोलते हैं, तो फाई डैश का वैल्यू आपसे पूछा गया है फाई डैश। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो फाई डैश बाय फाई क्या होगा कॉस 60 बाय कॉस 30। सो कॉस 60 हाफ हो गया और कॉस 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये बेसिकली √3 हो जाएगा फाई डैश बाय फाई का वैल्यू, नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं कैलकुलेशन। फाई डैश बाय फाई जो होगा है ना 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर cos 60 फाई डैश बाय फाई करेंगे cos 60 बाय cos 30, तो cos 60 हाफ हो गया, ये हाफ हो गया और ये √3/2 हो गया, राइट। तो 1/√3 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो फाई डैश है कितना होगा 5/√3, और यहाँ क्वेश्चन में रूट अंडर n दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये
प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पर दो इक्विलैटरल प्रिज्म हैं, दो इक्विलैटरल प्रिज्म हैं, ठीक है। और ये जो साइड है और दूसरा जो इक्विलैटरल प्रिज्म है ना, उससे पैरेलल है। मतलब ये साइड इसका और ये साइड इसका, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है रे, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, राइट। और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दिया हुआ है √3/2। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो डेटा दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा मे बी आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ये एंटायर रूट का अंडर 3/2 है, ना कि √3/2 है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है। हम लोग √3/2 से ज़्यादा फेमिलियर है तो हमें लगता है कि वही मेरा वैल्यू दिया हो, बट यहाँ पे एंटायर रूट के अंदर 3/2 है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ एरर है जो आपके फ्रंट पे हो सकता है, ठीक है। सो ये थीटा हो गया। अब यहाँ ये बेंड करेगा, ऑफकोर्स ये है, यहाँ बेंड करेगा, यहाँ बेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा आपका प्रिज्म है ये P1 है और ये P2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है ये √3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट एंटर करता है, फिर क्या होता है, सच दैट, इस तरीके से एंटर करता है कि आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म P2। सो हमें मिनिमम डेविएशन का कंडीशन सोचना पड़ेगा। मतलब जब ये इस प्रिज्म से जाता है तो मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है, ठीक है। सो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर यहाँ पर अगेन आप रे डायग्राम बनाओ तो ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे होता है, जो प्रिज्म का बेस होता है, उसके पैरेलल हो जाता है, राइट। ये बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। और फिर यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसा कुछ निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो थीटा का यहाँ पे कंडीशन पूछा गया है कि क्या होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, अब ये रे पैरेलल, ये 60 डिग्री है, राइट। तो यहाँ से ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 60, तो ये भी 60, राइट। तो नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इसके बीच में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास एंगल आ जाएगा, नहीं ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, इसको अगर मान लीजिए हम ई बोले, या इसको θ1 कह लेते हैं, लेट से θ1 बोल देते हैं या अल्फ़ा बोल देते हैं, राइट। सो कितना बोलेंगे यहाँ पर कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये √3 दिया हुआ है। सो √3 sin 30 डिग्री इस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × sin अल्फ़ा, राइट। सो ये हाफ हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। तो ये वैल्यू मेरा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखिए ये 60 है, राइट। अच्छा, सेम लॉजिक से अगर देखो तो ये 60, ये 30 है। सो अगेन ये ही क्या होगा, 60 हो जाएगा, नहीं। अच्छा, ये 60 है यहाँ पर, और क्योंकि ये दोनों फेस पैरेलल है तो इस पे इसका जो नॉर्मल होगा वो भी आपस में पैरेलल होगा, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो गया, नहीं। अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम एंगल कुछ लेते हैं इस जगह, है ना। इसको लेट से हम कुछ बीटा कह लेते हैं, राइट, बीटा कह लेते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं हम लोग। सो बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा अगर देखें तो क्या होगा, इस दोनों पे हम इंटरफेस पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ को, तो क्या होगा, √3/2 साइन बीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 × साइन 60 डिग्री। तो ये √3/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो साइन बीटा होगा इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री हो गया, नहीं। अच्छा, ये 45 डिग्री है और ये क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये एंगल ऑफ 60 होगा। तो हमें पता है कि इसका जो सम होता है वो 60 डिग्री होता है। तो अगर ये 45, ये कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में अगेन स्नेल्स लॉ लगा दो आप। सो 1 × साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कितना होगा, साइन 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री को आप, सो ये बेसिकली साइन थीटा, और साइन 15 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई डिवाइडेड बाय, इसको आप 12 लिख सकते हो। 180 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही है। तो बीटा का जो वैल्यू है यहाँ बीटा मैंने यहाँ भी यूज़ कर रखा है, बट यहाँ बीटा क्वेश्चन में 12 की जगह बीटा दिया हुआ है। तो ये बीटा और ये बीटा अलग अलग है, ठीक है।
वो कोइंसिडेंटली मैंने उसको भी बीटा ले रखा है, बट यहाँ बीटा दिया हुआ है जो n का वैल्यू है बेसिकली, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 12 हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है और इसमें भी बेसिक ही क्वेश्चन मैं बोलूँगा, है ना। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपका ओरिजिनल थिंकिंग है, आप खुद सोच सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो आप आराम से ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, राइट। तो 12 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक शेल है आपका, ठीक है, और इस सेल के सेंटर से एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर भी पास कर रहा है ना। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसका जो लैम्डा ये दिया हुआ है, लैम्डा इसका दिया हुआ है 5 नैनो कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो स्फेरिकल शेल है इसका डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं इसका चार्ज दिया हुआ है, इस पर 10 नैनो कूलम का चार्ज है शेल पे, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 पॉइंट है आपका, है ना, एक पॉइंट P है और एक R है। P का जो डिस्टेंस है, इसका रेडियस भी है, रेडियस का जो वैल्यू है 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर है, और ये जो P का लोकेशन है 0.5 मीटर पे है ना, और जो R का लोकेशन है वो 2 मीटर पे है। तो आपसे पूछा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन P एंड R, तो VP माइनस VR आपसे पूछा गया है, राइट, कितना होगा। तो अगर आप देखो ठीक से, तो ये जो लाइन चार्ज है और ये जो शेल है, दोनों की वजह से ही फील्ड आएगा आउटसाइड पॉइंट पे, राइट। अगर आउटसाइड देखोगे तो शेल की वजह से भी आएगा यहाँ पर फील्ड, और ये जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से फील्ड आएगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे शेल की वजह से क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ लाइन चार्ज की वजह से ही एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप P और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो जब आप यहाँ से, आपको एक्चुअली 2 स्टेप में निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ से जब निकालोगे तो सिर्फ लाइन चार्ज की वजह से ही आएगा, और जब यहाँ से आप इधर मूव करोगे, उसको लेट से Q बोलते हैं, Q से जब R मूव करोगे तो दोनों का ही फील्ड आएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अगर R से कम का वैल्यू हो तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम P से Q मूव करें, और ऑफ कोर्स जो फील्ड होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे अंदर हम फील्ड देखेंगे तो इस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम P से Q मूव करें तो क्या लिखेंगे, VQ माइनस VP माइनस E डॉट DR, क्योंकि हम E DR इसी के डायरेक्शन में, तो E DR दोनों पैरेलल होगा, तो माइनस E DR हो जाएगा सिंपली। सो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू DR करेंगे, राइट। और ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेशन, 0.5 से 1 तक होगा, तो 0.5 से 1 नहीं, सो ये होगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, DR बाय R क्या होता है, ln हो जाएगा, तो ln ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 0.5 करो तो ln 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये 0 से R के बीच में हो गया। अब अगर मेरे को सॉरी Q और P के बीच में हो गया, नहीं, Q और P के बीच में हमने निकाला। अब हम आगे जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड होगा आउटसाइड पॉइंट पे, दोनों की वजह से फील्ड होगा, राइट। तो जब हम आगे का पॉइंट देखें तो R इस पर बात करेंगे, तो यहाँ जो फील्ड होगा एक तो आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और प्लस दूसरा होगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये दोनों ही फील्ड होगा, नहीं, और दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा, इधर होगा दोनों का डायरेक्शन। तो यहाँ जो E होगा इसकी वजह से और शेल दोनों की वजह से होगा, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वैसे हो, हम Q इसके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, Q से R मूव कर रहे हैं, राइट। सो क्या लिखेंगे, E डॉट DR, तो हम यहाँ पे Q से R की तरफ मूव करें तो VR माइनस VQ माइनस E DR, दोनों पैरेलल है, E और DR दोनों पैरेलल है, तो अगेन लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R DR, है ना। ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, एंड प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DR बाय R स्क्वायर, ये भी क्या होगा 1 से लेके 2 तक। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, सो अगेन माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, हमें दिख रहा है ये ln2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
है ना। डी आर बाई इसका -1/r होता है और 1 से 2, राइट। सो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln2, और ये पॉजिटिव साइन ले लो यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हाफ -1, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln2, और ये माइनस q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो फाइनली चाहिए वो चाहिए p और r के बीच में, राइट। तो हम लोग क्या करें, p और r के बीच में चाहिए, इस दोनों को बस आप ऐड कर लो, है ना। ये जो 1 और 2 है वो सिंपली ऐड कर लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो दोनों को ऐड करोगे, 1 + 2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो उसमें ये q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो VR माइनस VP आएगा, मेरे पास VR माइनस VP आएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव साइन के साथ, है ना, ln2 और माइनस q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जितना भी वैल्यू रख दो यहाँ पर, नहीं तो एक तरीके से अगर हम VP माइनस VR रखें तो ये साइन मेरा चेंज हो जाएगा, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln2 प्लस q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा वैल्यू रखते हैं। सो लैम्डा का जो वैल्यू दिया हुआ कितना, 5 नैनो कूलम दिया, तो ये 5 नैनो कूलम हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, यहाँ भी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा काम। सो 4 × यहाँ पर क्या होगा, 4 × यहाँ पे 5 नैनो कूलम और इंटू 9 × 10⁻9 जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, राइट। और ln2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। सो 4 × 5 नैनो कूलम ये हो जाएगा, और इसका भी जो नैनो कूलम इसके साथ क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं इसको भी हम लोग लिख लें तो 10 - 9 कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। और राइट साइड में ये जो q दिया हुआ है, ये q का वैल्यू 10 नैनो कूलम है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 9 हो जाएगा बाई 2 × 9 × 9 करोगे, है ना। सो दोनों को कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 20 180 × 0.7 आ गया, नहीं, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये 45 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 18 × 7 करोगे तो 18 × 7 ये 126 आ गया, तो 126 + 45 आ जाएगा, है ना। सो ये वैल्यू आ जाएगा 171, राइट। तो ये वोल्ट में 171 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 171, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13 से आगे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 17 तक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।